तो चलिए हम लोग वही बात कर रहे थे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो आयनिक बॉन्ड बनाने को रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहली फैक्टर होता है कि आपका आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी एक फैक्टर होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी एक फैक्टर होता है। दूसरा फैक्टर जो होता है ये आपका आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। दूसरा फैक्टर जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कहलाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होता है ये आपको चूंकि है पढ़ना है इस 11th में, थोड़ी सी मैं आइडिया दे देता हूं। तीसरा जो आपका होता है लैटिस एनर्जी। क्या होता है? लैटिस एनर्जी। तो ये सब चीजें आपको 11th में पढ़ना है। मैं थोड़ा सा इन दोनों के बारे में बता देता हूं कि क्या होता है। तो देखो ध्यान से, पहला होता है आयनाइजेशन एनर्जी। तो ध्यान से सुनना, ये क्या होता है, स्पेशली फॉर ये मेटल के लिए बात किया जाता है। मेटल के लिए बात किया जाता है। तो देखो मेटल जो होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है, और सॉलिड स्टेट में वो कभी इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर सकता। इसीलिए क्योंकि न्यूक्लियस और बाहरी इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, स्ट्रॉन्गर होता है। तो इनको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी एनर्जी देनी पड़ेगी, सब्लिमेशन एनर्जी। डेल्टा एच का मतलब एनर्जी यहाँ लिख रहा हूँ। सब्लिमेशन एनर्जी का मतलब होता है कि वो एनर्जी जो मेटल को डायरेक्ट लिक्विड सॉलिड से गैस में बदल दे बिना चेंजिंग किए लिक्विड में। यानी वो सब्सटेंस जो सॉलिड से गैस में बदल जाए, लिक्विड में ना बदले, उस एनर्जी को क्या कहते हैं? सब्लिमेशन एनर्जी कहते हैं। अब ये मेटल क्या है? रेडी है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए, रेडी फॉर डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रेडी फॉर डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए तैयार है। तो तैयार है तो क्या करोगे? तैयार है तो देखो तैयार कराओ। मान लो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाह रहा है, तभी तो स्टेबल होगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन, मान लो n इलेक्ट्रॉन ये डोनेट किया, n इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 2 या 3, तो n पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये n की वैल्यू क्या होगी? 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3। अच्छा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतना एनर्जी ज्यादा लगेगी। तो इसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी, ध्यान सुनना, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम एंड कन्वर्ट इनटू द मेटल कटायन। ठीक है, तो क्या कर सकते हो? द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम amount of energy, required to convert metal to cationic form by losing of an electron from the balance cell of an isolated gaseous atom। आइसोलेटेड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब मेटल सॉलिड स्टेट में रहेगा तो वह इलेक्ट्रॉन कभी नहीं डोनेट करेगा। ठीक है, तो उसको डोनेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन देना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है? एनर्जी देना पड़ेगा ताकि वो सीधे सॉलिड से गैस में बदल जाए, और गैस में जब बदल गया तो उसे कहते हैं आइसोलेटेड गैसियस एटम। इसी को हम क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड गैसियस एटम सॉलिड स्टेट में नहीं डोनेट करता है, क्योंकि वहां पे फोर्स न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में ज्यादा होता है, इसलिए नहीं करता है वो। तो ये मेटल कटायन बन गया। तो जितना इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो आप ये जान लीजिए कि आयोनाइजेशन एनर्जी अगर ज्यादा है तो जो बॉन्ड बनेगा वो वीक होगा, स्ट्रांग नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? एनर्जी कम होना चाहिए, एनर्जी शुड बी कम लेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनाइजेशन एनर्जी शुड बी लेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। ठीक है,
आयनाइजेशन एनर्जी कम होना चाहिए। जैसे मान लो कि मैं एक सोडियम पोटेशियम कोई भी एग्जांपल ले रहा हूँ, यही सोडियम का ले रहा हूँ। तो सोडियम के बैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये पहले सॉलिड स्टेट को ये गैस स्टेट में ले जाएगा ताकि ये खुद को स्टेबल फील कर ले, ताकि यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस के बीच में और इलेक्ट्रॉन के बीच में वो लेस पुअर हो जाए, ये पुअर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाए, पुअर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाए। ये बात समझ में आ रहा है? पुअर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तभी तो ये इजिली इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा। और यहाँ पर क्या होता है, फोर्स काफी स्ट्रॉन्गर होता है। यहाँ पे सॉलिड स्टेट में जब होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी स्ट्रॉन्गर होगा और यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा बाहरी सेल से। तो जितनी भी इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करेगा उतना उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा और फिर जाके स्टेबल बन जाएगा। तो जो एनर्जी यहाँ लगा उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं हम लोग, आयनाइजेशन एनर्जी। तो याद रखना कि मेटल की जो आयनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए अगर वो कम है तो वो बेस्ट मेटेलिक भी होगा, एक अच्छा मेटल होगा, ये समझ लेना। उसकी मेटेलिक कैरेक्टर जो होगी बेटा वो सबसे बढ़िया होगा। तो एक फंडा लिख लीजिए, आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो मेटेलिक कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये आप लिख लीजिए तो आपको ठीक भी रहेगा। ठीक है, ये आप लिख लीजिए, यहाँ पे आपको अच्छा रहेगा, समझ में आ जाएगा ये वाली बात। ये यहाँ पे आप लिख लीजिए इसको, तो ये मेटेलिक कैरेक्टर वाली कहानी यहाँ से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये कहानी है, ये चीज आपको अपने दिमाग में बैठाना है। तो जिसका आयनाइजेशन एनर्जी कम उसकी मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा और वो आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए अच्छा आयनिक बॉन्ड बनाएगा, कहने का मतलब ये हुआ। तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब दूसरा एग्जांपल यहाँ पे है, मान लो मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम के पास बैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये सॉलिड स्टेट में है, सॉरी ये आपका क्या है, सॉलिड स्टेट में है। तो जब ये मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव बनाएगा, सॉरी अभी तो 2 पॉजिटिव बना ही नहीं पाएगा बेटा, इसको पहले आपको ले जाना होगा गैस फेज में। और कब, जब आप इसको सब्लिमेशन एनर्जी दोगे, डेल्टा एच सब्लिमेशन एनर्जी होता है। फिर अब ये आपका बॉन्ड इनके बीच कमजोर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के बीच में जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को देगा और अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके जो एनर्जी लगेगा उसी के बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो तुम बोलोगे सर किसकी एनर्जी ज्यादा, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी 2 हो जाएगी। तो जितना कम इलेक्ट्रॉन होगा एनर्जी उतना कम लगेगी, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी ज्यादा लगेगी। इसका मतलब कि इसकी ज्यादा एनर्जी है तो मेटेलिक कैरेक्टर कम हो जाएगी, इसकी एनर्जी कम है यानी ये किसका है बेटा, ये आपका सोडियम का है, और ये किसका मैं बता रहा हूं, मैग्नीशियम का। तो सोडियम की एनर्जी कम है, इसका मतलब मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। बोलो क्लियर है, समझ में आ गया कहानी अच्छे से। तो ये है, तो एक बात आपने सीख लिया, आयनाइजेशन एनर्जी जिसका ज्यादा होगा वो अच्छा मेटल होगा और वही अच्छा मेटेलिक बॉन्ड बनाएगा। दूसरा बात हम लोग करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का, जिसका सिंबल होता है डेल्टा एच इजी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो होता है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का मतलब नाम से ही समझ हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को लेने में जो एनर्जी निकलता है उसको हम इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ये सब 11th में आप डिटेल पढ़ोगे, अभी नहीं पूरा डिटेल पढ़ाएंगे। तो ये स्पेशली किसके लिए होता है, स्पेशली फॉर नॉन मेटल के लिए होता है। क्या होता है, नॉन मेटल के लिए होता है। तो ध्यान से सुनना, नॉन मेटल है तो मान लो यक्स है, और यक्स हमेशा क्या होता है, ये आपका x2 के फॉर्म में होता है। तो पहले इसको क्या करते हैं, इनके बीच का बॉन्ड तोड़ते हैं और इसको कन्वर्ट करते हैं एटॉमिक फॉर्म में। तो जो एनर्जी लग रहा है उसे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं। इस बॉन्ड को तोड़ने में लगने वाली एनर्जी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है। और यहाँ एक ही एटम लेके आ रहे हो इसीलिए हाफ यहाँ लिखना होगा। फिर ये आपको आइसोलेटेड हो गया, अब ये तैयार है इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, ये गैसियस एटम हो गया।
ठीक है। तो जितने इलेक्ट्रॉन की इसको नीड होगी उतना इलेक्ट्रॉन ये किसी से लेगा। मान लो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, एक नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है। अगर मान लो 2 इलेक्ट्रॉन इसको नीड है तो यहाँ पर 2 नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो एनर्जी इवॉल्व हो रहा है, यहाँ एनर्जी इवॉल्व होता है तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो होता है वो निगेटिव होता है। ये फर्स्ट सेकेंड की बात आप बड़े क्लास में जाओगे तब समझ में आएगा 11th में। अभी आपको 11th यहाँ पे यही सब समझना है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एक मेटल कटायन है, एक मेटल कटायन है गैस फेज में, और एक नॉन मेटल है जो एनायनिक फॉर्म में है। इनके बीच इंटरेक्शन होता है, इनके बीच क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। और इंटरेक्शन के दौरान एक एनर्जी क्या होता है, इवॉल्व होता है, ये एनर्जी निकलता है, बाहर निकलता है। उससे जो बनता है उसे हम क्रिस्टल बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल बोलते हैं, इसी को लैटिस बोलते हैं। और जो एनर्जी बाहर निकल रहा है उसी एनर्जी को लैटिस एनर्जी बोलते हैं बेटा, उसी को क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी बोलते हैं। ठीक है। इस आयन के इंटरेक्शन से एक मोल कॉन्सेप्ट आप पढ़े होंगे, एक मोल लैटिस क्रिस्टल बनने के लिए जितनी एनर्जी बाहर निकलती है उसी एनर्जी को क्या कहते हैं हम, उसी एनर्जी को हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बता दिया। जितना भी मैंने पढ़ाया था यहाँ वो सारा आपको मैंने फैक्टर भी पढ़ा दिया और आपको पूरा पढ़ा दिया। तो ये बहुत ज़्यादा डिटेल तो आपको नहीं पढ़ना है। हाँ, एक बात और दिमाग से स्लिप कर रहा था कि जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होता है, जो आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होता है, जिस नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज़्यादा होगा, ठीक है, वो मोस्ट नॉन मेटेलिक होगा, उसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा और वो आयनिक बॉन्ड भी अच्छा बनाएगा। आयनिक बॉन्ड क्या होगा, अच्छा बनाएगा। ठीक है। तो आप कह सकते हो कि डेल्टा एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ये कहानी होता है। ठीक। तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होना चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी कम और डेल्टा एच इजी ज़्यादा, तब जाकर के यहाँ पे बेस्ट मोस्ट आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। इसी के साथ आपको ढेर सारा थैंक यू। ठीक है। अब ये लेक्चर आपको मैं जानता हूँ कि अच्छा समझ में आएगा, अच्छा क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट मैंने अच्छा बताया है। तो आपको कुछ भी दिक्कत होता है इस लेक्चर में तो आप ज़रूर शेयर करिए, कुछ भी प्रॉब्लम होता है ज़रूर बताइए कि सर यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स को यूज करिए, आपको पूरा लेक्चर समझ में आएगा। ठीक है। तो इसी के साथ बंद करते हैं लेक्चर को। सबको एक बार फिर से नमस्कार।